सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। 15 दिन पहले शुरू हुई चारधाम यात्रा में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए चारधाम के दर्शन। मिलिट्री पुलिस स्टेशन पर साइबर हमले की कोशिश। पीके फाइल और पाकिस्तान से जुड़े संदेश भेजे, हालांकि फाइल को डाउनलोड नहीं किया गया। चारधाम यात्रा मार्ग पर 25 चार्जिंग स्टेशन बने। ग्रीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल। इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या भी बढ़ी। सरकारी कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी पर सख्ती। महीने में 3 दिन माफी, चौथी बार पर कार्रवाई। उत्तराखंड में चिलचिलाती गर्मी के बीच बिजली खपत में आया उछाल। 52 MU के पार पहुंची डिमांड। शहर से गांव तक कटौती। मैदानी इलाकों में गर्मी करने लगी बेहाल। पहाड़ों में आज तेज हवाओं के चलते येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज होने वाली है। सचिवालय में 11 बजे का समय जब इस बैठक की शुरुआत होगी। कई महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट बैठक में लिए जाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें, मलिन बस्तियों को लेकर फैसला हो सकता है। पंचायत चुनाव से पहले अध्यादेश आ सकता है, तो पहले प्रशासकों को लेकर अध्यादेश आ सकता है। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे, जिनमें बस्तियों को लेकर फैसला आ सकता है। इसी के साथ आपको बता दें, पंचायत अध्यादेश सकता है, पहले अध्यक्ष नहीं हो सकता। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। इससे अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज करीब 11 बजे का समय, यानी अब से कुछ देर बाद इस बैठक की शुरुआत होगी। सचिवालय में ये बैठक होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। कई बड़े फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे। इसमें मलिन बस्तियों को लेकर फैसला हो सकता है, पहले प्रशासकों को लेकर अध्यादेश आ सकता है। तो ये अहम जानकारी इस बैठक से जुड़ी आपको बता रहे हैं। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज होने वाली है। 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब इस बैठक की शुरुआत होगी। और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव, कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे। तो बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, यानी अब से कुछ देर बाद कैबिनेट बैठक की शुरुआत होने वाली है। सबसे पहले तो जो महत्वपूर्ण निर्णय इस बैठक में लिए जा सकते हैं, जरा वो दर्शकों को बताएं। शिव नारायण। जी मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आज एक सचिवालय में कैबिनेट बैठक होने जा रही है, ये बैठक 11 बजे से शुरू हो जाएगी और इस पर कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। जैसे कि अभी एक मुद्दा, एक एलिवेटेड रोड को लेकर के जो मलिन बस्तियों की जद में आ रही हैं, उनको लेकर के भी कोई भी एक निर्णय ले सकते हैं। और उससे पहले पंचायत चुनाव, जैसा अभी पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं, उसको भी लेकर के प्रशासकों को अध्यादेश के लिए भी कोई एक निर्णय ले सकते हैं। जी ठीक है शिव नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। अब से कुछ देर बाद धामी सरकार की कैबिनेट बैठक की शुरुआत होने वाली है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। मलिन बस्तियों को लेकर इस बैठक में फैसला आ सकता है। तो यह अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। और साथ ही पंचायत चुनाव से पहले भी अध्यादेश आ सकता है। पहले प्रशासकों को लेकर भी इस बैठक में अध्यादेश आ सकता है। तो अहम जानकारी इस बैठक से जुड़ी आपको बता रहे हैं। अब से कुछ देर बाद इस बैठक की शुरुआत होने वाली है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं कोटद्वार की। कोटद्वार से विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने अब नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर बधाई दी। भारतीय सेनाओं के पराक्रम और युद्ध कौशल की जमकर तारीफ करते हुए इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे कई विषयों पर चर्चा की। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष महेंद्रपाल सिंह रावत ने कोटद्वार शहर में सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने की एसएसपी पौड़ी से मांग की। मीडिया से बात करते हुए महेंद्रपाल सिंह रावत ने कहा कि कोटद्वार शहर की डेमोग्राफी भी तेजी के साथ बदल रही है और बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में लोग यहां अपना मकान बना रहे हैं, जिसमें कुछ लोग संदिग्ध भी हैं। लिहाजा इनके सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए। सत्यापन किसी का नहीं ना है, कितने का है? सबका सत्यापन है। सब यही गई। अगर जनसंख्या किसी क्षेत्र की बढ़ती है तो कहीं न कहीं उसके अधिकारों को छीनने का एक काम किया जाता है, और मैं मानता हूं कि सत्यापन इसका एकमात्र एक हमारा एक साधन है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि लोकल गवर्नेंस के माध्यम से यहाँ के हम जो लोग रहवासी हैं आसपास के, कौन से लोग यहाँ पे रह रहे हैं और किस प्रकार की यहाँ पे परिस्थितियाँ बनी हैं, किसने नया मकान बनाया, और जरूर एक शासन प्रशासन स्तर पर इनको वहाँ पे अपने माध्यम से सूचित करते रहें। रुक करते हैं अगली खबर का। पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने कोटद्वार में आवारा सांड के हमले में कालाबड़ निवासी जयप्रकाश कुलाश्री की हुई मौत को लेकर स्थानीय प्रशासन से आर्थिक मदद करने की मांग की है। परिषद के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण बर्थवाल ने एसडीएम को सौंपे गए एक ज्ञापन में कहा कि जयप्रकाश कुलाश्री घर में अकेले कमाने वाले थे, लेकिन उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी और 2 बच्चे सड़क पर आ जाएंगे, लिहाजा उनकी मदद की जानी चाहिए। अपना प्रकाश चंद कुलाश्री जो 4 नंबर स्कूल के पास जिनका घर है, उनको लावारिस सांड ने जो है हमला कर दिया उनके ऊपर, और उनका जो मतलब जहाँ पर सांड ने उनको घायल किया, जहाँ पर निशान हमारे रावत जी के पास आपको मिल जाएंगे। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। और अभी सरकार से हम लोग उस परिवार को, क्योंकि अब परिवार में कोई दूसरा तो 2 बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, माँ है, पत्नी है, उनको मदद के लिए जो है 10 लाख रुपए की हम यहाँ के एसडीएम को पास जा रहे हैं अभी कि उनको मदद की जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए अब साइबर कमांडो की विशेष शाखा की स्थापना की जा रही है। इसी के तहत उत्तराखंड पुलिस के भी 72 जवानों का चयन किया गया। इन जवानों को 6 महीने का साइबर कमांडो प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है। साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक, थ्रेट इंटेलिजेंट, क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टोग्राफी तथा नेटवर्किंग आदि विषयों के मूल सिद्धांतों और अनुप्रयोगों के विषय पर प्रशिक्षित कर साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ उत्तराखंड नवनीत सिंह ने बताया कि चयनित कर्मियों को देश के प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थान, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में गहन व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे डिजिटल फॉरेंसिक घटना प्रक्रिया और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने में प्रशिक्षण के दौरान विकसित विशेषज्ञता के अनुसार भूमिकाएं सौंपी जाएंगी। इसमें जो इनिशियली हमारे यहाँ से साइबर कमांडो में कुछ कर्मचारियों का चयन हुआ था और 6 माह का अपना प्रशिक्षण करके इन्होंने वापस एसटीएफ में ज्वाइन कर लिया है। और विगत में जो संवेदनशीलता आई है उसको लेकर एसटीएफ और सीसीपीएस द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी की गई। और इसमें जो हमारा सीसीपीएस के अंडर में, एसटीएफ के अंडर में जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम उत्तराखंड है,
वो कंटिन्यू अलर्ट पोजीशन पे है। और इसमें जितना भी साइबर रिलेटेड साइबर अटैक वाली बात आती है या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर या साइबर सिक्योरिटी के लिए होता है, तो उसमें ये टीम जो है कंटिन्यू साइबर स्पेस को मॉनिटर करती रहती है और इस प्रकार की कोई कंप्लेंट आती है कहीं से तो उसको तत्काल उस पर रिएक्ट किया जाता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। ये प्रेस वार्ता उत्तराखंड इंसानियत मंच द्वारा की गई, जिसमें उत्तराखंड सरकार और जिला प्रशासन द्वारा राज्य में हिंदुत्व समर्थकों की गैरकानूनी सांप्रदायिक गतिविधियों को नजरअंदाज किए जाने से उत्पन्न खतरों को उजागर किया। वहीं उत्तराखंड इंसानियत मंच ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में सदियों से यहाँ आने वाले सभी समुदायों का स्वागत किया है, लेकिन अब कुछ सांप्रदायिक लोगों द्वारा सदियों से चले आ रहे सामाजिक सद्भाव को नष्ट करने की राज्य स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य रूप से हमने ये उजागर किया है आज कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने जिस तरह से हिंदुत्ववादी ताकतों की गैर कानूनी गतिविधियों की अनदेखी की है, उसकी वजह से पूरे राज्य में नफरती माहौल फैल रहा है। हमने ये भी बताया है कि क्या क्या कार्य ऐसे हुए हैं जो कि कानून की अवहेलना सरकार द्वारा हुई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की जा रही है। तो ये प्रमुख बातें हमने उठाई हैं। इसमें ये भी बात कहना ज़रूरी है कि अगर ऐसे ही चलता रहा कि एक समुदाय के लोग जो चाहे बोल दें और बाकी कोई बोल ना सके, तो कोई बचने वाला नहीं है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बर्ड फ्लू से बाघ की मौत के बाद तो यूपी के कई शहरों जैसे गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर के सभी प्राणी उद्यानों को सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है। तो वहीं नैनीताल स्थित उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान सुरक्षा के मद्देनजर सभी वन्य जीवों की विशेष निगरानी करने के साथ ही चिड़ियाघर में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जू प्रबंधन द्वारा 2 वेटरनरी डॉक्टरों की तैनाती भी की गई है। जू के सभी पशु पक्षियों का ब्लड सैंपल लेकर जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक बर्ड फ्लू की कोई पुष्टि नहीं हुई है। नैनीताल जू में आने वाले पर्यटकों को बाड़े से दूर रहकर ही वन्य जीवों का दीदार करने की हिदायत दी गई है। देखिए, इसमें अभी जो यूपी की जो घटना हुई है उसके बाद हमने भी अपना नैनीताल जू में पूरे इसके प्रोटोकॉल्स को हम फॉलो कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई ऐसी उत्तराखंड से कोई न्यूज़ नहीं आई है जिसमें यहाँ पे उसका कोई प्रभाव दिख रहा हो। फिर भी एहतियातन जो हमारे दोनों वेटनरी डॉक्टर्स जो हैं उनको जू में ही अभी उनको उनकी ड्यूटी यहाँ पे तैनात किया हुआ है और सभी जानवरों का, चाहे वो हमारे टाइगर, लेपर्ड्स हैं या फिर जो हमारी पक्षी प्रजाति हैं, उन सभी का जो है गहन उनका परीक्षण किया जा रहा है और उसके ब्लड सैंपल्स लेकर के भी आगे भेजे जा रहे हैं और उनकी जो विजुअल अपीयरेंस है सभी जानवरों की, उसको भी नोटिस किया जा रहा है और अभी पूरी तरीके से सारे स्वस्थ हैं। और इसमें जो रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है जो उनके बाड़ों पे, उसको हमने उसमें फॉलो कर रहे हैं और कोई भी व्यक्ति एकदम अब इनके नज़दीक नहीं जाएगा और पर्यटक भी जो है कुछ दूरी से उन पर जो है उसको देखेंगे। उत्तराखंडी खबरों में आगे बढ़ते हैं। गर्मी के मौसम के साथ ही डेंगू और मलेरिया का खतरा भी बढ़ने लगा है। ऐसे में देहरादून जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है। डेंगू की रोकथाम के लिए घर घर सर्वेक्षण से लेकर दवाओं और जांच व्यवस्था तक खास तैयारी की जा रही है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि आशा वर्कर्स
और निगम कर्मियों की टीमें घरों में जाकर लार्वा की जांच और नष्ट करने का काम कर रही हैं। इन सभी को जिला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में डेंगू से निपटने के लिए दवाएं, टेस्ट किट्स, एलिजा मशीन और ब्लड यूनिट्स बढ़ाए गए हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि निजी अस्पतालों और लैब्स में डेंगू जांच के रेट तय कर दिए गए हैं। अगर कोई भी निर्धारित दर से ज्यादा पैसे मांगता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं डेंगू मलेरिया, तो उसमें हमारे दोनों एस्पेक्ट्स हैं, प्रिवेंटिव और थेरेप्टिक। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे हमारे घर घर जाकर सर्वेक्षण करने हैं, आशा वर्कर्स को, आशा फैसिलिटेटर्स को, अग्रणी अमला है हमारा, इनके साथ साथ हमारे वॉलंटियर्स भी रखे गए हैं और हमारे निगम के कर्मी भी हैं। तो इन सबको प्रेरित रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए जिले स्तर से इनको एडिशनल 1500 रुपये दिए जा रहे हैं और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को 1555 रुपये अतिरिक्त दिए जा रहे हैं, वो संख्या कितनी भी हो। इसके साथ साथ जो हमारे वॉलंटियर्स रखे हैं उनका सुपरविजन भी आशा फैसिलिटेटर्स को दिया गया है ताकि वो उनके नियंत्रण में रहकर, उनके सुपरविजन में रहकर कार्य करें। खबर उत्तराखंड में, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिबल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। बिमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? बिमल, बोलो जुबा केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र स्थित KLDAV डिग्री कॉलेज में फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइवा के दौरान छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि चुड़ियाला कॉलेज से आए एक प्रोफेसर ने परीक्षा के दौरान कई छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। मामले की शिकायत छात्राओं व कॉलेज प्रबंधन ने मिलकर कोतवाली गंगनहर में दर्ज कराई। कॉलेज की HOD मिथिलेश कुमार के अनुसार प्राचार्य द्वारा पुलिस को दी गई सूचना, जिसके बाद आरोपी प्रोफेसर को हिरासत में लिया गया। SP देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। घटना के बाद कॉलेज में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यातायात दबाव को कम करने और राजधानी की बुनियादी संरचना को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के तहत
रिस्पना और बिंदाल नदी पर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। देहरादून में पिछले कुछ सालों में तेजी से शहरीकरण बढ़ा है। शहर के बाहरी इलाकों में भी अब नई कॉलोनियां बस रही हैं। इसी के साथ ही देहरादून में वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है। सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने के चलते सड़कों पर यातायात प्रभावित हो रहा है और सरकारी मशीनरी पर नए और चौड़े मार्गों के निर्माण का दबाव बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें, पिछले कुछ सालों से बिंदाल और रिस्पना नदी को साफ करने और उसको उसके पुराने स्वरूप में लौटाने के लिए आवाज उठ रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने रिस्पना को उसके पुराने स्वरूप में लाने के लिए अभियान भी शुरू किया था। ऐसे में अब कुछ लोग नदियों की सेहत को लेकर फिक्रमंद हैं और एलिवेटेड रोड का विरोध कर रहे हैं। इस बात में दो राय नहीं है कि देहरादून की सड़कों पर वाहनों का बहुत अधिक दबाव है, लेकिन सच यह भी है कि देहरादून अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा है। ऐसे में देहरादून शहर के बीच से बहने वाली नदियों के ऊपर सड़क बन जाने से नदियों के रिवाइवल की उम्मीदें कम हो जाएंगी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा, नदी किनारे से अतिक्रमण एवं मलिन बस्तियों को हटाने की कार्यवाही की जानी है। हमारा दायित्व है कि मलिन बस्तियों के लोगों को व्यवसाय से जोड़ते हुए सुरक्षित जगह पर पुनर्वासित किया जाना है, ताकि बस्तियों की नई पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित अच्छा जीवन जीने तथा नदी नालों को प्रदूषण मुक्त करते हुए उनके बहाव में बांधा न आए, जिसके लिए इन नदियों के भीतर विद्युत लाइन, हाई टेंशन लाइन, सिवर लाइन इत्यादि का नदी से बाहर विस्थापन किया जाना है। देखिए, हमारी राज्य सरकार का, ऑनरेबल सीएम का ये जन भाव है और ये स्पिरिट है कि हमारे जितने भी स्लम एरियाज़ हैं, स्लम ड्वेलर्स हैं, उनको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का मौलिक अधिकार है। तो जो ऐसी कंडीशंस में जहाँ पर भी अवस्थित हैं, वो किसी न किसी मजबूरी के चलते वहाँ पर रेजिडेंट हैं। तो ये दायित्व है कि पर्यावरण को भी बचाना है और जो हमारे रिवर बेड्स हैं, जहाँ पे अपेरेंटली अगर पॉल्यूशन हो रहा है, उनका फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो उनको भी कंजर्व करना है और साथ ही साथ जो ह्यूमन लाइफ है इन स्लम एरियाज, उसको एक डिग्निफाइड लिविंग देनी है। तो लेकर के जिस प्रकार से हमारी सरकार ने ही जो है मलिन बस्तियों को रेगुलाइजेशन के लिए जो है नियमावली बनाई, आने वाले समय में मलिन बस्तियों को किस प्रकार से हम बेहतर कर सकें, वहाँ सुविधाएं किस प्रकार से हो सके, उनको शिफ्टिंग करनी है, जहाँ पर कोर्ट्स के आदेश हैं कहाँ पर उन्हें शिफ्ट करना है, इन सब चीज़ों पर सरकार कवायद कर रही है। आने वाले समय में सभी लोगों को जो है आवास मिल सके, घर मिल सके, उनको रहने के लिए आशियाना मिल सके, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। इस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी का जो वहीं कांग्रेस का कहना है, भाजपा सरकार देहरादून की मलिन बस्तियों को लटकाए रखना चाहती है, ताकि ऐन चुनाव से पहले लोगों को कोर्ट के आदेश का डर दिखाकर अध्यादेश लाकर बचाने का ढोंग रचा जा सके। भाजपा ये षड्यंत्र पिछले 2 निकाय चुनावों से कर रही है। अब दूसरी बार भी जब अध्यादेश का समय पूरा हो रहा है तो फिर से अध्यादेश लाने की तैयारी है, जबकि सरकार को कांग्रेस सरकार के समय बनाए गए नियमितीकरण और मालिकाना हक देने के कानून का पालन करना चाहिए था, ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान हो गया होता। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महाराज सोनी ने कहा कि जब 2018 में प्रदेश की मलिन बस्तियों को उजड़ने से बचाने के लिए मलिन बस्ती विकास परिषद ने कांग्रेस के बैनर तले मुख्यमंत्री आवास कूच किया था, तब त्रिवेंद्र सरकार पहली बार मलिन बस्तियों के बारे में अध्यादेश लाई थी, जिसे दोबारा 2021 में 3 वर्षों के लिए लाया गया। अब इस अध्यादेश का समय भी समाप्त हो रहा है, तो एक बार फिर राज्य सरकार एक नया अध्यादेश लाने की तैयार रही है, जबकि 6 वर्षों से राज्य सरकार को मलिन बस्तियों के नियमितीकरण, मालिकाना हक और पुनर्वास का इंतजार कर लेना चाहिए था। लेकिन भाजपा सरकार इस मुद्दे का स्थायी समाधान होने ही नहीं देना चाहती। कांग्रेस नेता ने कहा, सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है, सरकार को बताना होगा जिन 2,500 से 3,000 घरों को उजाड़ा जाएगा उनका विस्थापन होगा। देखो, इस क्षेत्र में आज भी निशान लगे नहीं है। मेरा नाम सतीश रघुवंशी है। ये बस्ती सन 91 की बसी हुई है। इससे पहले कुछ कभी और सब पूरी सुविधाएं दे रखी हैं गवर्नमेंट ने,
पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, पानी है, सिविल लाइन है, और तुम्हारा ये इसके टैक्स भी भरते हैं, हाउस टैक्स की रसीद भी आती है। उसके बाद भी अगर उजाड़ना था तो बसाना नहीं चाहिए था ना। अब गरीब आदमी हम जैसे लोग हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे मेहनत करके लोगों ने पूरे जीवन की कमाई लगा रखी है। अब एकदम अचानक निशान लगा दिए उजाड़ने के लिए क्यों? देखिए, पहले जो लोक कल्याणकारी सर मांग और पूर्ति का मामला होता था कि जनता क्या मांग कर रही है। आज एडमिटेड रोड देहरादून की जनता ने नहीं मांगा है, और हमारे देहरादून की लगभग आधी से अधिक आबादी रिस्पना और बिंदाल के दोनों तरफ बैठी हुई है, और सरकार उन गरीबों को उजाड़ने के लिए एक तरफा एडमिटेड रोड की बात कर रही है और कह रही है दोनों क्या हुए मसूरी की तरफ जाएंगे, वहाँ मैक्स हॉस्पिटल तक और उधर धोरण तक। तो हमारा कहना है कि ये रोड आगे कहाँ जाएगा, कहाँ इसमें किसको राहत मिलेगी। पब्लिक डोमेन में नहीं आया कि रोड मैप क्या है शासन का। आप 2,500 से 3,000 घरों को उजाड़ने जा रहे हैं, उनको ध्वस्त करने जा रहे हैं, क्योंकि एलिवेटेड रोड आपको बनानी है। उसकी बहुत ज़रूरत भी है, ये हम समझते हैं, क्योंकि जाम के झाम से लोग बहुत परेशान आ चुके हैं और बहुत बड़ी समस्या ये जाम बनता जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन और आवाजाही में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसे में आप एलिवेटेड रोड बना रहे हैं, उसका स्वागत है, लेकिन आप ये 2,500 से 3,000 परिवारों की बसावट के लिए आपने क्या सोचा है? उनकी रिहाइश कहाँ होगी? उनके लिए प्लान बी या वैकल्पिक रास्ता क्या है? वो भी जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से जनता को, विपक्ष को, मीडिया को, सबके समक्ष वो बात आनी चाहिए कि आखिर आप सोच क्या रहे हैं उन परिवारों के लिए। देखिए, ये मलिन बस्तियां एक राज्य सरकार और उत्तराखंड के तो ये जो है आंखों पे कांटा बोलते हैं, या की तरफ से ये बड़ी उसके उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी दुख की घटना है, क्योंकि उत्तराखंड में जो मलिन बस्तियों का जो चलन हुआ है, जो बसाने का सिलसिला चला है, ये दोनों पार्टियों ने बराबर किया है। और उसके बाद जब जब चुनाव आते हैं तो ये सरकार से स्टे ऑर्डर लेकर के अपने पक्ष में लोगों को कर देते हैं कि हमने तुम्हारी बस्तियां रोक दी हैं, लेकिन वो हमेशा सरकार के टारगेट पर रहे हैं। राज्य सरकार ने देहरादून शहर से होकर गुजरने वाली 2 नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाने का फैसला लिया है। 3400 करोड़ की लागत से बिंदाल और रिस्पना पर एलिवेटेड रोड बनाने के लिए सरकार ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। उत्तराखंडी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज खबर।